Hello everyone, welcome to Biology with Hasina and this is your Hasina ma'am. In today's video we will be studying about the life process in living organism part 1 जो आपका क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का सेकंड चैप्टर है साइंस 2 का. ठीक है, सो होप सो आपने मेरा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला वीडियो पक्का देखा होगा. ये भी चैप्टर को हम लोग इसको क्या करने वाले, कम ड्यूरेशन रखकर ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. सेकेंड थिंग अगर मैं बताऊँ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुछ स्पेशल नोट्स के साथ आई हूँ. इस वीडियो में भी मैंने वही चीज को फॉलो किया है. आपका जो ये पूरा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसको मैंने एक सिंगल पेज पर डिजाइन कर कर लाया है. उस एक सिंगल पेज पर ही आपको सारे डेफिनेशन, पूरे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट PYQs मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, सो ये जो नोट्स है उसकी क्या खासियत है, ये एग्जाम रेडी नोट्स है. क्यों? बिकॉज जब आप एग्जाम में बुक लेके जाओगे तो आप हर एक पन्ने पलटाते हो, राईट. अरे हा इधर का ये रह गया, तिकडचं ते राहिलं, ओके. तर तुम्हाला ते करायची गरज लागणार नाही का, कारण की त्या एका पेजमध्ये जेव्हा सगळ्या काही गोष्टी तुम्हाला लिहिलेल्या भेटतील, मग तुम्ही फक्त तो एक पेज ओपन केला, प्रत्येक थिंग झूम आउट केला आणि झूम केल्यावर प्रत्येक थिंग्स तुमच्या समोर असतील. ठीक है, और मैं बहुत ही ज्यादा फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखूंगी जिससे कंसेप्ट मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, लर्न करते बैठेंगे तो लर्न होता नहीं है, तो फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको याद भी करवाने वाली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1. ठीक है, चलो स्टार्ट विद आवर चैप्टर. सी, अगर आप चैप्टर को देखोगे तो आपका जो फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, उसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है. हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीजों के बारे में बात करेंगे. सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, वी हैव डिफरेंट सिस्टम. हमें पता है डिफरेंट सिस्टम्स है हमारे बॉडी में. कौन कौन से सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो गया. और हर एक सिस्टम में क्या सिर्फ सिंगल ऑर्गन है, नहीं, उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स है. मल्टीपल ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन करके हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है. अब वो सिस्टम को कोऑर्डिनेटली काम करना है, तो काम करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी. एनर्जी कहाँ से मिलेंगी, जेवण करूनच भेटणार आहे तुम्हाला ऑफकोर्स एनर्जी. तो तुम्ही जे काही जेवण करता त्यात काय काय प्रेझेंट असतं, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, राइट. सो ये जो हम लोग खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी से कोऑर्डिनेशन होता है ये सारे ऑर्गन्स का. ठीक है, वो आपका फर्स्ट पेज में यही चीज लिखी हुई है. सेकेंड थिंग उस वाले, ठीक है, सो और एक जो चीज उस पेज में लास्ट सेकेंड लाइन समथिंग वहां पर लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स दे प्रोवाइड यू 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसी या फिर वन वर्ड आंसर में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जब मेटाबोलाइज होते हैं या फिर ब्रेक होता है या फिर डाइजेशन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का, तो आपके बॉडी को कितना एनर्जी मिलता है, 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. ठीक है, ओके. सी नेक्स्ट सेकंड जो पेज है, सेकंड पेज में जो चीज लिखी हुई है पूरा फ्लो चार्ट फॉर्म में मैं आने वाली हूँ. ठीक है, रेस्पिरेशन. अगर आप लोग बात करते हो रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन हमारे ह्यूमंस के केस में 2 लेवल्स पे होता है. एक होता है इन द बॉडी लेवल और सेकंड वाला है सेलुलर लेवल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉडी लेवल, अभी जो मैं ब्रीद इन कर रही हूँ, ब्रीद आउट कर रही हूँ, ये बॉडी लेवल है जिसमें आपका लंग्स ने पार्टिसिपेट करा हुआ है. सो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बॉडी लेवल. सी, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका लंग्स पार्टिसिपेट कर रहा है. बॉडी एंड सराउंडिंग, वाई, बिकॉज मेरे बॉडी का लंग्स एंड सराउंडिंग का कौन है, ऑक्सीजन. ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चल रही है. तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है वो कौन सा है, आपका बॉडी लेवल रेस्पिरेशन. नेक्स्टली आपके पास है सेल्यूलर लेवल. सेल्यूलर वर्ड से समझ में आ रहा है सेल लेवल पर. विच लेवल, सेल लेवल. ओके मैम, सेल लेवल मतलब क्या, फूड स्टव्स आर ऑक्सीडाइज विथ और विदाउट ऑक्सीजन. मैम यहाँ पे फूड का कहाँ से आके बात, तो रेस्पिरेशन की चल रही थी. ओके, सो तुम लोग जो भी खाना खा रहे हो वो खाना खाने के बाद उसको तोड़ना पड़ेगा, राइट. तोड़ने के बाद उससे एनर्जी लेनी पड़ेगी. सो उसको ब्रेक करने के लिए आपने जो ऑक्सीजन को अभी बॉडी लेवल पे लिया हुआ है वो ऑक्सीजन क्या करता है, उस फूड को ब्रेक करता है. क्या करता है, उस फूड को ब्रेक. अभी मैंने कुछ खाना खाया होगा, सो वो जो भी मैंने अभी ऑक्सीजन मतलब इनहेल कर रही हूँ वो ऑक्सीजन जाएगा और इन फूड स्टफ्स को ब्रेक करेगा. ब्रेक करके उसमें डाइजेशन होगा. एक तो यहाँ पर वो जो भी फूड स्टफ है उसका ब्रेकिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. तो इसके ऊपर भी आपके 2 टाइप के रेस्पिरेशन है. ठीक है, आगे उस पर बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट उसी पेज पर, ये तो अभी ऊपर का पैराग्राफ हो गया, उसी पेज पर नीचे अगर आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट इन फूड. ओके, जो आपके फूड का कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपकी बॉडी को क्या देता है, वो आपके बॉडी को देता है एनर्जी. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का पूरा आपको पैराग्राफ है, वहां पे हम एटीपी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ग्लूकोज को पकड़ के चलते हैं कि आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया है उससे क्या मिला है आपके बॉडी को, ग्लूकोज. ग्लूकोज कहाँ से मिला है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कोर्स. सो अभी वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होगा. क्या होगा, ऑक्सीडाइज, यानी
वो स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। अभी हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो एक बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो हमारी बॉडी उसको तुरंत से डायजेस्ट नाही कर सकती. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही हेच बघा, तुम्ही चपाती खाल्ली तर चपाती पूर्ण अख्खी चक्की खाता का नाही? पूर्ण नाही खात ना, त्याला तोडून तोडून प्रत्येक घास अपन खात असतो. सो माउथ में हम लोग जब बाहर से ही खा रहे हैं तो उसको ब्रेक कर रहे हैं, पर अंदर जाने के बाद भी वो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है. ओके, जितना हम सोच नहीं सकते उतना बड़ा होता है. सो वो हमारी बॉडी क्या कर सकती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हमको उसको ब्रेक करना जरूरी है. तो ब्रेक कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या फिर विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो उसके ऊपर ही देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन दो पार्ट्स में है, एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक. एरोबिक इसका मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन द प्रेजेंस यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और एनएरोबिक, एन मतलब नहीं है, कौन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है. सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो यहाँ से इस वाला, ये जो मैंने अभी यहाँ तक अभी आपको जो भी सिखाया है उस पर आपको क्या समझ में आया? रेस्पिरेशन दो लेवल पे होता है, एक होता है सेलुलर लेवल, एक होता है बॉडी लेवल. बॉडी लेवल का मतलब क्या है? बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का इनहेल करना और बॉडी का लंग्स को उसको मतलब अंदर लेना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन. फिर सेलुलर लेवल पे क्या होगा? मैंने जो भी फूड स्टफ खाया, उस फूड स्टफ एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको ब्रेक करना है. तो उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो फूड स्टफ क्या होगा? ब्रेक होगा. सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्यूलर लेवल. ओके, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर ऑक्सीजन के बिना ही ऑक्सीडाइजेशन हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन. होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम लोग बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. खूप जास्त असं नाही का फ्लोचार्ट फॉर्म मध्ये सांगणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट खूप इझी वे मध्ये अंडरस्टँड होईल. ठीक है, सी अगर बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की. ओके, जस्ट अ सेकेंड. एरोबिक मतलब क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप एक फूड स्टॉप को ब्रेक करोगे तो उसमें 3 स्टेप्स है. सबसे पहले है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद है आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन. अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की, ओके, पेपर में लिखना कैसे वो भी आपको मैं बताने वाली. ठीक है, सी ग्लाइकोलिसिस सबसे पहला आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. सी अगर मैं बात करती हूँ ग्लाइकोलिसिस की, वर्ड को ब्रेक करते हुए स्टार्ट करते हैं. ग्लाइकोलिसिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. वन इज ग्लाइको. एक मिनट, जस्ट मला पेनचा कलर चेंज करू द्या. ओके, सी ग्लाइकोलिसिस, ये इसमें एक वर्ड है ग्लाइको. ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज. ओके, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन. सो ग्लाइकोलिसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ग्लूकोज को क्या करने वाले? ब्रेक करने वाले. ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर. सेकेंड थिंग, ये फर्स्ट चीज आपको समझ में आ गई वर्ड का मीनिंग. सेकेंड थिंग, ग्लाइकोलिसिस इसी को हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे. इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे. क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे. जस्ट सेकंड, इसको अच्छे से लिखते हो. देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे. क्यों मैम ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आपने आपका 3rd या 4th पेज है जहाँ पे वो 2 फ्लो चार्ट है, उसके ऊपर का पैराग्राफ देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये ईएमपी पाथवे. तो ये बताना क्यों जरूरी पड़ा मुझे? बिकॉज इसके ऊपर से आ सकता है एमसीक्यू. ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे. फिल इन द ब्लँक्स येऊ शकतं, म्हणून तुम्हाला हे माहिती असणं गरजेचं आहे. ओके, सी अभी अगर बात करते हैं कि ईएमपी पाथवे का मतलब क्या है. सो ईएमपी का मतलब है, ई मतलब एम डेन, एम मतलब होता है मेयरहॉफ. ओके, एंड पी मतलब होता है पार्नस पाथवे. ये तीनों के नाम से, ये तीनों कौन थे? साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन है ग्लाइकोलिसिस में. इन्होंने ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन करने के पीछे, फाइंड करने के पीछे इनका हाथ है. ओके, सो इसलिए हम लोग ग्लाइकोलिसिस को उनको क्रेडिट देते हुए ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं. ठीक है, ये लोग कौन थे? आपके साइंटिस्ट. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा? ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज को तोड़ना, और उसी को हम लोग दूसरा नाम क्या है आपका? ईएमपी पाथवे. सेकंड थिंग अभी बात करते हैं, थर्ड थिंग. ओके, थर्ड इसके साइट की बात करते हैं. व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइट? हा ग्लाइकोलिसिसचा प्रोसेस होतो कुठं नक्की? ओके, वेयर डज दिस हैपन्स? दिस हैपन्स इन दी आपके साइटोप्लाज्म में. कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म. सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर आपका ग्लाइकोलिसिस होगा.
ओके, नेक्स्ट थिंग, अभी आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है उसके बारे में बात करते हैं। सी, फोर्थ है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोली हुई है? डेफिनेशन क्या बोलता है आपका कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होने वाला है? वन मॉलिक्यूल, किसका? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज is oxidized step by step। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ग्लाइकोलिसिस। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको पता चलेगा ग्लाइकोलिसिस ये 10 स्टेप का बड़ा प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप वर्ड दिया है ना, आपको सिर्फ छोटा सा पता है ग्लाइकोलिसिस है, उसमें पायरुविक एसिड बनता है, इतना आपको पता है। लेकिन 10 स्टेप की एक बड़ी रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है। ओके, नॉट चेन रिएक्शन, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको तब पता चलेगा कि जो ग्लाइकोलिसिस इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे। ओके, ठीक है। ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ना, दैट्स इट। ओके, फिफ्थ थिंग आपको क्या याद रखना है? फिफ्थ, प्रोडक्ट क्या मिले हमको ग्लाइकोलिसिस में? प्रोडक्ट क्या मिला जब हमने ग्लूकोज को तोड़ा? तोड़ने के बाद प्रोडक्ट्स क्या मिले? वी गॉट 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of pyruvic acid, ठीक है, 2 molecules of pyruvic acid। उसके बाद we have NADH2 and your water। ये उसके क्या है? प्रोडक्ट्स। किसके प्रोडक्ट्स? ग्लाइकोलिसिस के। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद का जो प्रोसेस है आपका दैट इज क्रेब्स साइकिल। बट वहां पर जाने से पहले छोटा सा हम लोग बात करेंगे। सी, ये वाला पेज आपको होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पेज में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब क्या? ग्लूकोज, लिसिस यानी ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। ओके, ब्रेक कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन बोला मैंने? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? EMP पाथवे, दैट इज एमडेन मेयरहोफ पार्नस पाथवे। ये साइंटिस्ट के नेम पर है। फिफ्थ थिंग, हमने इसका डेफिनेशन देखा। ग्लाइकोलिसिस इज यहाँ पे क्या होता है? देयर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? 2 पायरुविक एसिड, एक NADH2 और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा आपका ग्लाइकोलिसिस है। बट इसके बाद चालू होता है आपका क्रेब्स साइकिल। बट क्रेब्स साइकिल का जो स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल है वो होता है एसिटाइल कोए। पर हमको ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या मिला? पायरुविक एसिड। सो देखो मैं आपको एक फ्लोचार्ट से समझाती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। सी, अगर मैं यहाँ पर आपको एक फ्लोचार्ट से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप बात करोगे यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस इसमें हुआ क्या? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर उसने बनाया पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसने बनाया पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब क्या होता है? ये जो पायरुविक एसिड है ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का क्या था? प्रोडक्ट था। बट ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल बोलता है कि मेरा जो पाथवे है वो स्टार्ट होता है एसिटाइल कोए से। किससे स्टार्ट होता है? एसिटाइल को ए। तो क्रेब्स साइकिल तक आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस पायरुविक एसिड से 2 NADH2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को हम लोग जब रिमूव करेंगे, ओके, जब हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को रिमूव करेंगे तब क्या बनेगा? एसिटाइल कोए। नाउ दिस एसिटाइल कोए इज रेडी टू गो इन क्रेब्स साइकिल। समझ में आया? सो ये वाला भी आपके बुक में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है। होप सो ग्लाइकोलिसिस खूप नीट पणे तुम्हाला समजलं असेल। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अभी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब सबसे पहले इसके नेम से स्टार्ट करेंगे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी का दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। क्यों? साइंटिस्ट है डॉक्टर हैंस क्रेब, उन्होंने ये क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। सेकेंड थिंग, इसको हम लोग TCA साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसी को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, समझ में आया?
ओके मैम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोला, मैम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोला? आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये ऐसे ना साइकिल में चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपका एसिटाइल, यहाँ पर एसिटाइल कोए होता है, उससे फिर उसको कोई एक्सेप्ट करेगा और जो पहले एक्सेप्ट करता है वो होता है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल। मतलब एक एसिटाइल कोए है, उस एसिटाइल कोए से हमको क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए एसिटाइल कोए को कोई तो पकड़ता है, पकड़ के फिर उससे इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला जो स्टार्टर है, जो पकड़ता है उसको, वो होता है सिट्रिक एसिड। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं इसके साइट की। सेकेंड थिंग, द साइट ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पर आपका क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल या फिर टीसीए साइकिल। थर्ड थिंग, इसका जो रिएक्शन है वो साइक्लिक फॉर्म में होता है, साइक्लिक फॉर्म। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इट्स अ साइक्लिक चेन रिएक्शन, साइक्लिक चेन रिएक्शन। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। अगर आप बात करोगे टीसीए साइकिल का डेफिनेशन की, तो यहाँ पर क्या होता है, द एसिटाइल पार्ट ऑफ द एसिटाइल कोए ऑफ एसिटाइल कोए इज रिमूव्ड। कैसे रिमूव हुआ, ऑक्सीडाइजेशन से। ओके, ऑक्सीडाइज हुआ। ओके, और फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिले हैं वो प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होने के प्रोडक्ट मिलता है CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2। ठीक है, होप सो आपको ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। वापस से रिवाइज करते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल अल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, अल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ पर क्या होता है, अभी जो एसिटाइल कोए आया इस क्रेब्स साइकिल के अंदर, उसका जो एसिटाइल पार्ट होता है उसको रिमूव करने का काम क्रेब्स साइकिल में होता है। सो वो रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलता है, CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2। ठीक है, होप सो आपको क्रेब्स साइकिल समझ में आया होगा। इसका जो साइट है कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, डन विथ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक, सो नेक्स्ट अभी आपके पास कौन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। यहाँ पर ट्रांसफर लिखना मेरे पास से रह गया, माय बैड, कोई नहीं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन यहाँ पर होता क्या है। अब मुझे बताओ, इससे पहले कौन से प्रोसेस हुए। इससे पहले हमारे पास हुआ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और उससे भी हमारे पास उसके बाद हुआ आपके पास क्रेब साइकिल। ये दोनों भी प्रोसेस में जो भी आपका NADH2 बना, जो भी आपका FADH2 बना, ये NADH2 एंड FADH2 पार्टिसिपेट करते हैं इन दी ETC। ठीक है, जो भी NADH2 बना इससे बनेंगे 3 ATP। ठीक है, मतलब जो NADH2 है और जो FADH2 है, जो आपके क्रेब और ग्लाइकोलिसिस में बने, वो लोग आपके ETC में पार्टिसिपेट करते हैं। और ETC में आने के बाद NADH2 टूटता है और टूटने के बाद 3 ATP बनाता है एंड सेम FADH2 ब्रेक्स एंड फॉर्म्स 2 ATP। इसके साथ साथ ही वाटर भी रिमूव होता है, फिर वाटर भी हम बोल सकते हैं इज फॉर्म्ड। ओके, सो जब एक समझो एक कार्बोहाइड्रेट या फिर एक ग्लूकोज से, चलो मैं ग्लूकोज से लेती हूँ, दिस इज अ ग्लूकोज राइट। ये ग्लूकोज पहले गया किसमें, इन दी ग्लाइकोलिसिस। किसमें गया, ग्लाइकोलिसिस। देन ये गया इन दी क्रेब साइकिल, देन ये गया इन दी TCA, ओके सॉरी नॉट TCA, ETC, इन दी ETC पर आने के बाद ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आया, उसका पूरा मतलब जो भी उसका ब्रेकडाउन था वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर हम लोग बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, आता मी तुम्हाला ना पेपरमध्ये जेव्हा तुम्हाला हेला आलं काय, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट नोट ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, तुम लोग क्या लिखोगे, जस्ट सेकेंड। सी, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, शॉर्ट, तुमको दिखाई दे रहा है ना, आई थिंक सो, इट इज विजिबल। सी, शॉर्ट नोट ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन,
सी, तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, तुम्ही डायजेस्टचे म्हणा किंवा मास्टर कीचे म्हणा आन्सर्स लर्न करा, ओके. बट लर्न केल्यावर मला एक सांगा, तुमचा आन्सर आणि दुसऱ्यांच्या आन्सरमध्ये काय डिफरेंस है. तुमको अगर दूसरों से अलग शाइन आउट करना है तो तुम्हारा आंसर में कुछ तो बात होनी चाहिए ना, जो एक्झामिनर को पसंद आहे. तर तसा पेपर लिहा जेणेकरून त्या एक्झामिनरला पण आवडेल आणि तुम्हालाही सोपं जाईल तुमचे कन्सेप्ट तो एक्झामिनर पर्यंत डिलीवर करायला, ओके. सो जब भी तुम लोग पेपर में लिखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो. क्या लिखोगे? डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या आहे, सगळ्यात पहिले काय लिहिणार तुम्ही, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, व्हेन when a glucose is oxidized in the presence of oxygen, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन. तो हम यहाँ पे बोल सकते हो, हियर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पर एरोबिक का मीनिंग भी लिख सकते हो. यह एरोबिक मीन्स व्हाट, वो लिख सकते हो, ओके. सेकेंड थिंग, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में वी हैव 3 स्टेप्स, ओके. 3 स्टेप्स. एक है आपका ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद है आपका क्रेब्स साइकिल, उसके बाद है ETC. लिख सकते हो ETC, ठीक है. और फिर फाइनल में प्रोडक्ट क्या मिलता है वो लिखो. आणि युअर ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज. असा आन्सर लिहा. 3 मार्क्सला आला की शॉर्टमध्ये डायजेस्ट एवढे छोटे आन्सर्स लिहून येऊ नका, समजलं, ओके. ओके, सी, अभी तक की हमने जो बात की उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट था, राइट. पर अगर गलती से ग्लूकोज एब्सेंट है, यानी तुमने कुछ खाया ही नहीं, यानी हंगर स्ट्राइक पे हो, मम्मा आज मुझे ये नहीं मिला, मैं तो नहीं खा रहा बाबा खाना, राइट. हंगर स्ट्राइक पे हो या फिर फास्टिंग कर रहे हो, उपास आहे तुमचा, राइट ना. तर तेव्हा काय होणार, तेव्हा सी, तब क्या होगा, जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपने खाना खाया ही नहीं, ग्लूकोज का कोई सोर्स ही नहीं. तब क्या होगा, तब आपके बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लो. सी, तब क्या होगा, जो आपके बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं, ओके, एंड जो लिपिड्स है, लिपिड्स, ये लोग का हम लोग यूज करेंगे, ओके. यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. समझ में आया. अगर आपने फास्टिंग किया, अभी कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं, आपने फास्टिंग करी हो सकती है, आपने हंगर रखा आहे, हंगर स्ट्राईक किए, किंवा चला आज दिवसभर आपल्याला, आपण खूप स्टडी करत होतो, मग आपण जेवणच नाही, जेवायलाच विसरलो, एवढं स्टडीचा नाद होता आपल्याला, राईट ना. तेव्हा काय होणार आहे, तुमच्या बॉडीमध्ये जे काही प्रोटीन्स आहे, जे काही लिपिड्स आहे, ते ब्रेक होतात आणि त्यांना ब्रेक होऊन काय भेटते आपल्याला, एनर्जी. ब्रेक होणं म्हणजे, अभी यहाँ पर जो प्रोटीन है, ये जब ब्रेक होता है, जब प्रोटीन ब्रेक होता है तो प्रोटीन से मिलेगा आपको अमीनो एसिड्स. म्हणजे प्रोटीन्स तुटून अमीनो एसिड्स बनवणार, ठीक आहे. लिपिड्स पण तुटून बनवणार फॅट्स. काय बनवणार, फॅटी ऍसिड. समजलं, लिपिड्स म्हणजे फैट्स, लिपिड तुटून काय बनणार आहे, फैटी एसिड. समझ में आया. ये ब्रेकिंग डाउन आपको याद रखना है. अभी एक जो पार्ट मेरे से रह गया ऊपर, दैट इज ATP. ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर से बात करते हैं. देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है, या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही काय बघू शकता, हे जे काय असतं ना, हे मी पेनचं साइज कमी करते, जस्ट अ सेकेंड. ये जो आप देख सकते हो, ये क्या है, ये होता है राइबोज शुगर. ये जो दिखाई दे रहा है, ये असतं राइबोज शुगर, ठीक आहे. शुगर मॉलिक्यूल आहे. हे जे दिसतंय, हे असतं ॲडिनिन. काय आहे, ॲडिनिन, ठीक आहे. आणि फॉस्फेट ग्रुप दिसतात, 1 2 3. किती ग्रुप्स आहेत, 3 फॉस्फेटचे ग्रुप आहेत, 3 फॉस्फेट ग्रुप. और इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट, ओके. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. ये समझ में आ गया. अगर आपको पेपर में ATP के बारे में लिखने को आता है तो ATP के बारे में लिखते हुए आप पहले ऐसे लिखोगे, उसका फुल फॉर्म लिखो, एडिनोसिन ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. उसका मॉलिक्यूल आप ड्रॉ करके भी बताओ, या फिर आप बोल सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड अ न्यूक्लियो, ये अपना नाइट्रोजनस बेस एडिनिन. ये इतने 3 चीज़ों उसमें प्रेजेंट है. सेकेंड थिंग, अभी ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल,
ठीक आहे. एनर्जी करन्सी ऑफ सेल. जर तुम्हाला विचारलं एटीपी मध्ये, म्हणजे एटीपी मध्ये असं काय आहे ज्याच्याने आपल्याला एनर्जी भेटते, तर एनर्जी कोण देतं? एनर्जी देतो तुमचा फॉस्फेटचा ग्रुप. एनर्जी इज इन फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप. तुम्ही जेव्हा हायर क्लासेसमध्ये जाणार तेव्हा तुम्हाला असं समजेल की हे जे फॉस्फेट ग्रुप आहेत ना ते ब्रेक होतात, आणि जसे हे फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक झाले तर तुमच्या बॉडीमध्ये काय भेटती, काय रिलीज होती त्या ब्रेकिंगमध्ये? एनर्जी रिलीज होती. ठीक है, बघा एनर्जी इज इन द फॉस्फेट ग्रुप. जैसे ही ये फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होकर क्या मिलेगा? एनर्जी. और इसी वजह से जैसे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रहा है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करन्सी ऑफ सेल. एक्झाम मध्ये एटीपीचा फुल फॉर्म लर्न पाहिजेच, कंपल्सरी. आपल्या एटीपी मध्ये काय काय थिंग्स आहेत हे पण तुमचं त्याचं कॉन्स्टिट्युएंट तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. एटीपी वरती 2 मार्क्सचं शॉर्ट नोट पण आलं आहे, सो एटीपी करके जा. ठीक है, उसके बाद वहीं पे साइड पे आपका एनएडीएच और एफएडीएच का चार्ट है. मी इथं असं ड्रॉ करते, जस्ट अ सेकेंड. सी, उसके ही नीचे आपका किसका फुल फॉर्म है? एनएडीएच एंड एफएडीएच2. हे दोन्ही फुल फॉर्म्स लर्न ठेवायचे आहेत. ठीक है, एटीपी सोबत. ओके, अगर एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एटीपी के ऊपर, तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, एटीपी के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछ लेंगे कि एटीपी को एनर्जी करन्सी ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, और ये दो का फुल फॉर्म भी वो लोग एक साथ 3 मार्क्सचा क्वेश्चन ते बनवू शकतात. ठीक आहे, होप सो एटीपी आपको समझ में आ गया. डन. काय काय कंप्लीट झालं आपलं? एरोबिक झालं, एटीपी जर कार्बोहायड्रेट नसले तर, आणि आता एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ते 2 चार्ट आहेत बघा, हे 2 चार्ट, जस्ट अ सेकंड दाखवते. हे 2 चार्ट, या 2 चार्ट्सवर मी येणार आहे, तुम्हाला ते लर्न करायचा ट्रिक एकदम इजी वे मध्ये सांगणार आहे, त्यामुळं जस्ट वेट. अभी हम लोग एनएरोबिक के बारे में बात करते हैं. एनएरोबिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनएरोबिक? एनएरोबिक का मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनएरोबिक इसका मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजन नसताना, ऑक्सिजन नसलं की ग्लुकोज कसा ब्रेक होतो, कसा ऑक्सिडाइज होतो ते बघा. सी, एनर्जी प्रोडक्शन होतं. एनएरोबिक होतं कुणामध्ये? इट इज परफॉर्म इन दी, सी जस्ट अ सेकेंड, ये किस में होता है? इन दी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. कुणामध्ये होतं? मायक्रो ऑर्गॅनिझम झालं, बॅक्टेरिया झाला, त्यांच्यामध्ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होतं. ठीक है, फ्लोचार्ट फॉर्म में देखेंगे मैंने क्या लिखा है. देखो, अगर हम लोग बात करते हैं एनएरोबिक की, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में होगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. इसमें 2 स्टेप्स है, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और एक होगा फर्मेंटेशन. एरोबिक वाले में कितने स्टेप्स थे? 3. ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स सायकल एंड ईटीसी. इथं किती स्टेप्स आहेत? 2. एनएरोबिक मध्ये 2 स्टेप असतात. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमको पता है. यहाँ पर एनएरोबिक में जो भी ग्लूकोज है ना वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, और एरोबिक में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज. ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन. ग्लुकोज इज कंप्लीटली ऑक्सिडाइज इन एनएरोबिक. फॉल्स आहे. ओके, सो याच्यावरती काय येऊ शकतं? जस्ट अ सेकंड. ट्रू और फॉल्स येऊ शकतं. काय येऊ शकतं? ट्रू और फॉल्स. ठीक है, सी अभी नेक्स्ट. यहाँ पर एनर्जी मिलती है, वो लेस मिलती है. क्यों कम मिलती है एज कम्पेयर टू एरोबिक? बिकॉज यहाँ पर जो आपका ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है. अगर आपको स्टेटमेंट देते हैं, ओके, सो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन? नो, एनएरोबिक में होता है. दूसरी बात, एनर्जी ऑब्टेन्ड इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एज कम्पेयर टू एरोबिक? नो, क्योंकि इसमें कितना एनर्जी होता है? लेस होता है. ठीक है, ट्रू और फॉल्स सारखं येऊ शकतं, लर्न ठेवा. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता किस में? ये होता है इन सीड्स. किस में होता है? सीड्स. सीड्स में क्यों? क्योंकि जो सॉइल है जब वो बहुत देर तक आप वॉटर में उसको सबमर्ज करके रखते हो, त्यांना भिजत घातलेलं असेल तेव्हा ते कसलं आपलं रेस्पिरेशन परफॉर्म करतात, ते एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करतात. बात करते अगर मसल सेल की, मसल सेल्स कब करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन? चला आपण रनिंग रेस परफॉर्म करतोय, रनिंग रेस खेळतोय किंवा पकडापकडी खेळतोय, राईट? अचानक पायात काय भरती? चमक भरती. ती चमक का भरली? बिकॉज ऑक्सिजन तुमच्या मसल सेलपर्यंत पोहोचू शकला नाही. तेव्हा तुमच्या मसल सेलने काय परफॉर्म केलं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. का? कारण की पळताना कुणाची गरज जास्त होती? पायाची गरज जास्त होती. मग तिथल्या मसल्सला ऑक्सिजनची जास्त नीड होती, पण ऑक्सिजन काय आलं नाही, मग त्यांनी परफॉर्म केलं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. आणि एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म केल्यामुळे तिथं कोण बनतं? लॅक्टिक ऍसिड. आणि तिथं कमी एनर्जी बनल्यामुळे तुमच्या पायामध्ये काय येतो? चमक भरतं. ओके, अँड वी फील टायर्ड. मग तुम्हाला असं वाटतं बाई दमलो मी, लई पळलो, लई दमलो. ठीक आहे, डन.
सी आता अपन बघूयात एनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये होतं काय. ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा क्या, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से बनेगा पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड एरोबिक के केस में कहाँ पे गया था, क्रेब्स साइकिल में. क्रेब्स साइकिल से फिर हुआ था आपका ईटीसी. बट यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में न जाते हुए ये पायरुविक एसिड का होता है फर्मेंटेशन. क्या होता है, फर्मेंटेशन. और फर्मेंटेशन कौन कैरी आउट करता है, एक एंजाइम. अभी वो एंजाइम आपके लेवल पे नहीं है तो उसको छोड़ दो. पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ पर फर्मेंटेशन में जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम और बनता है अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमको क्या पता चला, 2 ही स्टेप होते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 स्टेप्स. ठीक है, इट इज ऑफ 2 स्टेप. कौन से 2 स्टेप, ग्लायकॉलिसिस आणि आपलं फर्मेंटेशन. आणि एनर्जी इथं कमी भेटते ॲज कम्पेअर टू एरोबिक. ओके, इथं ग्लायकॉलिसिस मधून पायरुविक ऍसिड बनला, तो एका एन्झाईमच्या हेल्पनी पुढे फर्मेंटेशन कॅरी आउट करतो आणि काय बनवतो, अल्कोहोल आणि ऑर्गेनिक एसिड. हम लोग क्या करते हैं ना, ये 2 चार्ट को फटाफट लर्न करते हैं. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम लोग हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो लिपिड्स ब्रेक होते हैं और बनाते हैं फैटी एसिड्स, प्रोटीन टूटकर बनाते हैं अमीनो एसिड. और याद क्या रखना है, ये प्रोटीन और ये अमीनो एसिड डायरेक्टली जाके बनाते हैं एसिटाइल CoA. ओके, काय लक्षात ठेवायचे, साईडला कोण आहेत, वरती प्रोटीन, त्याच्या खाली कोण आहे अमीनो एसिड, इकडे कोण आहे तुमचं आपलं काय त्याचं नाव, लिपिड्स आणि फॅटी ऍसिड. लिपिड तुटणार आणि बनवणार फॅटी ऍसिड, प्रोटीन तुटणार आणि बनवणार अमिनो ऍसिड. मध्ये कोण आहे, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जाणार कशामध्ये, ग्लाइकोलिसिस मध्ये. ग्लाइकोलिसिस मध्ये तो गेल्यावर वो क्या बनाता है, पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड किस में जाता है फिर आपका, वो बनाता है एसिटाइल CoA. एसिटाइल CoA फिर जाता है इन दी क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल से हमको आउटपुट मिलता है CO2 H2O आणि एनर्जी. याद करना कुछ नहीं, सीधी बात. देखो हमारे पास 3 बायोमॉलिक्यूल्स है, एक है आपका प्रोटीन, एक है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक है आपका लिपिड. प्रोटीन टूटकर क्या बनाता है, अमीनो एसिड. आपका लिपिड टूटकर क्या बनाता है, फैटी एसिड. और बीच का जो कार्बोहाइड्रेट है वो जाता है ग्लाइकोलिसिस में. ग्लाइकोलिसिस में जाने के बाद वो करता है, बनाता है पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड आगे जाके बनाता है एसिटाइल CoA. ये अभी तक हमने सीखा. ये दोनों भी एरोस कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, उस एसिटाइल CoA में. एसिटाइल CoA आगे करेगा क्रेब्स सायकल, क्रेब्स सायकल से बनेगा CO2 H2O आणि एनर्जी. फुल चार्ट असा लर्न करा, लक्षात राहील. ओके, कोण तुटतो, हे 2 फक्त तुटायचे काम आहे, ते जाऊन ऍसिटाइल CoA ला जॉईन झाले. मधलं पूर्ण पार्ट आपण आता एरोबिक मध्ये फिनिश केलेलं आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट एनारोबिक. हा थोडासा डिफरंट आहे, मला पण माहिती आहे. सी ग्लुकोज, पहिले मधलं पार्ट लर्न करू. ग्लुकोज ग्लायकॉलिसिस करतोय, ग्लायकॉलिसिस करून पायरुविक ऍसिड बनवतो, पायरुविक ऍसिड मधून फर्मेंटेशन करतोय. फर्मेंटेशनचे कुठे कुठे यूज होतं, इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, विटॅमिन आणि वेरियस मायक्रोब्स. ओके, इकडचं साईड पायरुविक ऍसिड फर्मेंटेशन करणं, फर्मेंटेशन अल्कोहोल बनलं, अल्कोहोलला यूज कोण करतो, ईस्ट. इथं पायरुविक ऍसिड फर्मेंटेशन करतो, इथं बनतंय का लॅक्टिक ऍसिड. लॅक्टिक ऍसिडला कुठे कुठे होऊ शकतं, इरेथ्रोसाइट आणि मसल सेल्स. सो यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, सबसे पहले ग्लूकोज. ग्लूकोज से क्या है, ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस से दूध एक बन रहा है हमारा पायरुविक एसिड. एक बीच में बताया कि यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बताया पायरुविक एसिड. इकडचं पायरुविक ऍसिड तुमचं बॅक्टेरियाच्या फॉर्ममध्ये, म्हणजे बॅक्टेरियाला इमॅजिन करून बघा. पायरुविक ऍसिड तुटला कशामध्ये, इन दी म्हणजे गेला कशामध्ये, फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन करून त्याने बनवलं काय, अल्कोहोल. अल्कोहोल कुणी यूज केलं, ईस्टने. इथं पायरुविक ऍसिड तो गेला फर्मेंटेशन मध्ये, त्याने बनवलं. लॅक्टिक ऍसिड यूज कुणी केलं, मसल सेल्स. ओके, आणि आपके इरिथ्रोसाइट. बीच में जो था वो था आपका देखो ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड से गया कहाँ पर, फर्मेंटेशन में. फर्मेंटेशन से वो सारी चीजें यूज होते कहाँ पर, आपके डिफरेंट विटामिन बोलो, विनेगर बोलो, वेरियस माइक्रोब्स वो लोग यूज करते हैं. दोन्ही चार्ट पेपरला येतात फील करने में. सो दिस इज एन IMP वाला क्वेश्चन. ठीक है, IMP है ये इम्पॉर्टंट. ओके, हे दोन्ही चार्ट्स काय झाले तुमचे, होप सो समजलं असेल मला सांगायचं काय आहे, कसं लर्न करायचं. ठीक आहे, माझे सर्व स्टुडंट्सने असं लर्न केलं आणि त्यांना चार्ट म्हणजे नाही का, कधी आम्ही लर्न केलं होतं जूनच्या वेळेला, आत्ता पण त्यांना लर्न आहे, काहीच प्रॉब्लेम त्यांना येत नाही असं लर्न केल्यावर. ठीक आहे, आता नेक्स्ट तुमचे जे पुढचे दोन पेजेस आहेत, पेज नंबर 16 आणि 17, हे दोन्ही पेज मी एका चार्टमध्ये बसवलंय. ओके, आता बघा. आणि बऱ्यापैकी ह्यातला बराच पार्ट तुमचा आत्तापर्यंत मी कव्हर केला आहे, म्हणून हे लर्न करायला तुम्हाला वेळ लागणार नाही. सी ओके, देखो अभी नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स. इसका मतलब क्या है, अगर आपने आज कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, आपने खाना ही नहीं खाया, लय अभ्यास करत होते तुम्ही, मग बॉडीमध्ये कोण ब्रेक होणार आहे, प्रोटीन किंवा लिपिड, त्यांच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन दिलेली. तुमच्या त्या दोन्ही पेजेस इथं एका पेजमध्ये मी कव्हर केलंय खूप इझी वेमध्ये. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इथं बघा, सगळ्यात पहिले आपलं काय आहे, एक्स प्रोटीन. जस्ट अ सेकेंड, सी पहले बात किसके बारे में की उन्होंने, प्रोटीन के बारे में.
प्रोटीन्स से हम लोग कैसे एनर्जी निकालेंगे वो, उसके भी पहले ये एक इंपॉर्टंट लाइन आपको याद रखनी है, एक्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट. जर तुमच्या बॉडीमध्ये कार्बोहायड्रेट जास्त झालं तर ती तुमच्या बॉडीमध्ये स्टोअर कुठे होती, इन दी लिव्हर अँड दी मसल. ओके, हे लर्न ठेवायचं. कार्बोहायड्रेट इज प्रेझेंट, एक्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट स्टोअर इन डॅश लिव्हर अँड मसल, इन द फॉर्म ऑफ, कोणत्या फॉर्म मध्ये, तो जशाचा तसा राहतो का नाही, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. जस्ट अ सेकंड, ग्लायकोजन हे लर्न ठेवायचं आहे, इम्पॉर्टंट. ठीक है, नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट अभी आपको क्या याद रखना है, जब भी हम लोग प्रोटीन हमारे बॉडी में है, अभी मुझे उससे एनर्जी चाहिए तो वो प्रोटीन ब्रेक होता है. तो ब्रेक कैसे होगा, हमने अभी स्टडी किया, प्रोटीन ब्रेक्स इनटू द अमिनो ऍसिड. का, कारण की अमिनो ऍसिडची अशी लॉंग चेन नीच प्रोटीन बनलेला असतो. जेव्हा प्रोटीन ब्रेक होतो तो अमिनो ऍसिड्स ब्रेक होतात. ठीक है, अमीनो एसिड्स है, ये लोग बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन. और जब भी एक प्रोटीन ब्रेक होता है तो उससे 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. दिस इज ऑल्सो एन IMP थिंग. ठीक है, नेक्स्ट. अभी वो लाइन है आपके बुक में, मतलब पूरा जो पैराग्राफ है उसको फ्लो चार्ट में लाया, देखो मैंने. सी, सबसे पहले डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. जैसे प्रोटीन डायजेस्ट होते हैं तो बॉडी में कौन ब्रेक होता है, अमीनो ऍसिड. म्हणजे प्रोटीन डायजेस्ट होणं म्हणजे त्याचं तुटणं, तुटून काय बनवणार आहे, अमीनो ऍसिड. ठीक है, और ये जो भी अमीनो एसिड बने इसका एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसपोर्ट करती है. किसमें ट्रांसपोर्ट करती है, सेल्स के पास, ऑर्गन्स के पास. और फिर ये सेल्स और ऑर्गन्स क्या करती है, डिफरंट प्रोटीन्स बनाती है. मतलब ज्या प्रोटीन्सची गरज आहे त्या अमिनो ऍसिड येतात आणि त्या प्रोटीन्स फॉर्म. समजलं. आपण ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन तिथं लास्ट चॅप्टर मध्ये स्टडी केलं होतं की अमिनो ऍसिड्स मध्ये काय असतं, वो आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं. तो अमीनो एसिड हर एक बॉडी के लिए कोड करता है. बालों का कलर एक टाइप का प्रोटीन है, फेस का कलर एक टाइप का प्रोटीन है. ओके, बालों का टेक्सचर एक टाइप का प्रोटीन है, आईज का कलर भी एक टाइप का प्रोटीन ही है. तो ये सारा प्रोटीन बनने के लिए यू विल नीड द अमीनो एसिड. समझ में आया. अब वापस से एक क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है क्या, यस. प्रोटीन स्टोर होता है क्या, नो. ओके, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. प्रोटीन की बात देखते हैं. ओके, अभी प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकता, सो उसके लिए हमारी बॉडी ने क्या चूज किया है, वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है. किसमें कन्वर्ट करता है, इन द यूजफुल सब्सटेंस. ओके, लाइक ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ठीक है, ओके. सो प्रोटीन की बात देखो, प्रोटीन हमारे बॉडी में एक्सेस स्टोर नहीं हो सकता. सो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, इस प्रोटीन को कन्वर्ट करती है इनटू ग्लूकोज लाइक कंपाउंड्स. ओके, सो वो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस. व्हाट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एक्सेस ऑफ प्रोटीन इनटू द ग्लूकोज लाइक कंपाउंड. एक्झाम मध्ये 1 मार्कर येऊ शकतं. व्हाट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस लर्न पाहिजे. वो पूरा ऊपर का पैराग्राफ हमारा डन. समझलं काय होतं तिथं, फक्त प्रोटीन डायजेस्ट झाले आणि बनले अमीनो एसिड्स. ठीक है, होप सबको समझ में आया होगा. अब बात करते हैं लिपिड्स. लिपिड से कैसे हम लोग एनर्जी लेंगे, द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एज लिपिड. व्हेन अ फैटी एसिड एंड अ लिपिड दे मेक अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम, इट विल फॉर्म अ लिपिड. तुमच्या बुक मध्ये डेफिनेशन दिली है. इसके बारे में देखो, डाइजेशन ऑफ लिपिड. डाइजेशन ऑफ लिपिड में क्या हो रहा है, देखो जो लिपिड्स है जब ये लोग ब्रेक होते हैं उससे बनता है फैटी एसिड. हमने अभी ये स्टडी किया था. ये एब्जॉर्ब होगा बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी, फिर ट्रांसपोर्ट करेगी और डिफरेंट सब्सटेंस बनेंगे जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा. सीधी बात. ओके, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस स्टोर होता है, यस. लिपिड स्टोर होता है, नो. तो लिपिड्स के सॉरी, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, यस. आपका प्रोटीन स्टोर होता है, नो. प्रोटीन के लिए बॉडी ने क्या मैकेनिज्म चूज किया है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जहां पर प्रोटीन ग्लूकोज लाइक कंपाउंड्स में चेंज होता है. बात करते हैं लिपिड्स की. लिपिड्स इज स्टोर्ड इन दी एडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू. बघा, सिमिलर लाईन्स जेव्हा असतात ना, ट्रू और फॉल्स म्हणा, 1 वर्ड क्वेश्चंस म्हणा येऊ शकतात. ठीक है, समझ में आए. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स तुम्हारे बुक में दिया है. जब लिपिड टूटता है, टूटकर तुम्हारी बॉडी के कौन से नीड्स वो पूरे करता है, लाइक फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक टाइप का लिपिड है. जब ये बनता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनता है. नेक्स्ट, हार्मोन्स. हर एक हार्मोन में आपका लिपिड प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑल. फिर आपका लिपिड और कहाँ पर प्रेजेंट है, इन द कवरिंग ऑफ द एक्सॉन. नर्व स्टडी केला असेल ना, त्याची जी काही कवरिंग है एक्सॉन की, वहां पर भी क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है. ओके, होप सो तुम्हारा लिपिड का भी पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन का. विटामिन के ऊपर भी आपका 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. विटामिन क्या है, एक टाइप का हेट्रोजेनस कंपाउंड है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड, डिफरेंट चीजों से बनकर बना है. ओके, विटामिन की जरूरत क्यों है, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी. ओके,
विटामिन कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के, ए डी ई के बी एंड सी। विटामिन के 2 ग्रुप है, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। बात करते हैं अगर फैट सोल्यूबल की तो कौन आता है? ए डी ई के। बी और बी वाटर सोल्यूबल में कौन आता है? बी और सी। ये भी आपको 1 मार्कर में आएगा। विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स। विच टाइप्स? 2। कौन से 2 टाइप है? फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। वाटर में कौन होता है? फैट में कौन होता है? ट्रू और फॉल्स भी दे देंगे। बी एंड सी आर फैट सोल्यूबल है क्या? नहीं। ए डी ई के आर फॅट सोल्युबल, ऐसा याद रखो. फॅट इज जाडा, राईट. फॅट जाडा असतो, म्हणजे इन शॉर्ट फॅटचा अर्थ काय आहे? जाडा. आता जाड्यामध्ये 4 आपले विटॅमिन्स ए डी ई के 4चं क्वांटिटी, मग फॅटमध्ये 4 क्वांटिटी होते. बी आणि सी कमीमध्ये होते, म्हणजे वॉटरमध्ये. असं काहीतरी एक जोक प्रमाणे लक्षात ठेवा. एकदम बेकार जोक मारला मी, बट तरी ओके. नेक्स्ट, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन बनाने में हेल्प करेगा. विटामिन B5 निकोटिनामाइड, आणि ह्या दोन्ही गोष्टी तुमचे NADH2 आणि FADH2 बनवण्यात हेल्प करतात. सो विच विटामिन्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द NADH2 आणि FADH2? विटामिन B2 अँड विटामिन B5. ठीक आहे. होप सो तुम्हाला विटामिन्स पण पूर्णपणे क्लियर झालं असेल. नेक्स्ट आता अपन बोलूयात वाटर. वाटर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, सबको वाटर के बारे में पता है. हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टंट कंपोनेंट है. तहान लागले की पाणी, काही झालं की पाणीच पाहिजे असतं आपल्याला. ओके. सी 65 to 70% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. ब्लड का जो भी प्लाज्मा है वो भी किससे बना है? वाटर से. उसमें कितना परसेंट वाटर होता है? 90% वाटर होता है. हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हर एक काम करने के लिए वी नीड वाटर. ओके. देयरफॉर वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? एसेंशियल न्यूट्रिएंट. अगर पूछा स्टेटमेंट क्वेश्चन, वाय वॉटर इज कॉल्ड ॲज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, त्याचा आन्सर हे आहे. ठीक आहे. 1 मार्करमध्ये येऊ शकतो, लर्न ठेवायचे. सेम विथ द फायबर, क्वेश्चन्स प्रिव्हियस इयरमध्ये आलेले आहेत. इट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट. आपल्या बॉडीमध्ये फायबर काय काम करतं? जे काही आपण जेवण केलंय त्याला डाइजेस्ट अजून नीट करण्यासाठी आणि त्याचं इजिशन मतलब बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपका फाइबर इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. फाइबर मिलेगा कहाँ से? इट इज प्रेजेंट इन द वेजिटेबल्स, फ्रूट अँड सिरियल्स. ठीक आहे. होप सो हा पेज पण तुम्हाला खूप एकदम नीटपणे, होप सो हा पेज पण तुम्हाला चांगल्यापणे समजला असेल. मी खूप फ्लो चार्ट फॉर्ममध्ये एक्सप्लेन करते. पॅराग्राफचे पॅराग्राफ लर्न केले की ते तुम्हाला हे लक्षात राहणार नाही. ओके. ओके. सो होप सो एनर्जी फ्रॉम डिफरंट फूड कंपोनेंट्स कसं आपण यूज करतो, प्रोटीन्स मधून ब्रेक होऊन काय बनणार, लिपिड्स मधून काय, वॉटर आणि तुमचा फाइबर तुम्हाला खूप नीटपणे समजलं असेल. अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज दी सेल डिवीजन. एंड आपके 10th के लेवल पर सेल डिवीजन बहुत वास्ट वे में आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, राइट ना, बुक में. तो हम भी उतना ही चीज़ों को मतलब मद्देनजर रखते हुए उतना ही पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे. सी टॉकिंग अबाउट द सेल डिवीजन, वर्ड से समझ में आ रहा है सेल का डिवाइड होना, राइट. सी सेल डिवीजन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाई? बिकॉज हर एक नया सेल एग्जिस्ट होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. इसका मतलब क्या है? एक नए सेल को बनना है तो वो जो पुराना सेल है वो डिवाइड होता है, उससे नया सेल बनता है. मैम डिवाइड होना क्यों जरूरी है? बिकॉज हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें कंटिन्यूसली रिपेयर सिस्टम चालू होता है. हमें अगर चोट लग गई है तो चोट भी रिपेयर होता है, राइट. हमारे बॉडी में सारी चीज़ें मतलब बार बार फंक्शनिंग हो रही है, राइट ना. कुछ क्लीन हो रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ बन रहा है. तो ये सारी चीज़ों के लिए नए सेल्स का बार बार बनना is very much necessary. Okay. See, so cell division is an important property of the living organism. Because of this new organism or formed. cell division की वजह से एक नई जनरेशन भी फॉर्म होती है. ठीक है. फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन. सी अगर हम बात करते हैं सेल डिविजन की, सेल डिविजन इज ऑफ 2 टाइप्स. एक है आपका माइटोसिस और एक है मियोसिस. माइटोसिस को हम लोग दूसरा नाम क्या है? एक मिनट में यहाँ पे लिखती हूँ. सी माइटोसिस, ओके जस्ट अ सेकेंड. ओके. सी माइटोसिस को ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. मतलब माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन. एंड टॉकिंग अबाउट द मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है. होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. माइटोसिस का दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस का रिडक्शनल डिवीजन. इक्वेशनल वर्ड से समझ में आ रहा है, इक्वल में डिवाइड हो रहा है. ओके. रिडक्शनल मतलब कुछ तो रिड्यूस हो रहा है. मैम क्या रिड्यूस हो रहा है? इन शॉर्ट आपको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर माइटोसिस में समझो ये आपका सेल है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है दैट इज 2n. सो जो 2 प्रोजनी बनेगी इसमें भी कितना होने वाला है? 2n एंड 2n. तो जो आपका पेरेंट था उतने ही आपके प्रोजनी में या फिर डॉटर सेल्स में बनने वाला है, राइट. अगर हम बात करते हैं रिडक्शनल की, अगर आपके सेल में 2n है तो प्रोजनी में nn होगा. कितना होगा? nn. यानी वो
रिड्यूस हुआ है, जो 2n का नंबर था वो हाफ हो गया, n हो गया, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। होप सो ये समझ लो सेल। बात करते हैं अगर माइटोसिस की, माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में। मीनिंग ऑफ सोमैटिक सेल्स, हमारे बॉडी की जो सारे सेल्स हैं लिविंग, दी जर्म सेल्स, जर्म सेल्स का मतलब क्या है, स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म एंड ओवा को छोड़कर बाकी के जो बॉडी सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सारे सेल्स में क्या चलती है, माइटोसिस। बात करते हैं अगर हमारे जर्म सेल्स की, दैट इज योर स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म एंड ओवा। ओके, यहाँ पर क्या चलता है आपका, मियोसिस। समझ में आया, ठीक है। सी, बिफोर एनी सेल डिवीजन, कोई भी सेल डिवीजन होने से पहले जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल। यानी अगर पहले क्रोमोसोम का नंबर 2n था तो बाद में क्या बन जाता है, 4n। ठीक है, होप सो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको बाद में एक डायग्रामेटिक वीडियो के फॉर्म से आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ। ठीक है, बात करते अगर माइटोसिस की, परफॉर्म बाय द सोमैटिक सेल्स एंड द स्टेम सेल। माइटोसिस अभी मैंने बताया, सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी के सारे सेल्स क्या करने वाले, इसको परफॉर्म करने वाले। ये मेनली 2 स्टेप्स में होता है। माइटोसिस इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप। एक है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियर, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस का मतलब ही क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। बात करते हैं साइटो का, साइटो यानी साइटोप्लाज्म, काइनेसिस यानी डिवीजन। सो साइटोप्लाज्म की जब डिवीजन होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके, ठीक है। सी, बात करते हैं अगर माइटोसिस की, माइटोसिस में 4 फेजेज है। एक है आपका प्रोफेज, देन मेटाफेज है, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, ये 4 फेजेज है। अब ये चारों भी फेजेस को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। सी, अब हम लोग देखेंगे माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोफेज देखेंगे। मैं अभी हाथ से ड्रॉ करने वाले डायग्राम्स और फिर बाद में मैं आपको वीडियो एंड आपको डायग्राम्स दिखाने वाले। ओके, सी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझा, हाँ तुमसा एक सेल है, आका है तुमसा एक सेल, राइट। इसके अंदर वापस से ये वाले भी आपका क्या है, ये क्या होता है मुझे बताओ जरा। चलो लेबलिंग करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, दिस इज योर सेल, राइट। ये क्या है उसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है उसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। ओके, यहाँ पर अंदर क्या प्रेजेंट होता है, समझो ये क्या आपका न्यूक्लियोलस, ये क्या है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ऐसे समझो ये आपके पास क्या है, ऐसे थ्रेड के जैसे कुछ चीजें आपके इधर प्रेजेंट है। ठीक है, थ्रेड के जैसे। ओके, अब हम लोग रीड करेंगे और वैसे वैसे हम लोग इस डायग्राम को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, सी, कंडेन्सेशन ऑफ द थ्रेड लाईक क्रोमोझोम स्टार्ट, ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट अँड थिक। आता हे जे तुम्हाला दिसतात हे वाले, हे कसे दिसतात, हे थ्रेड सारखे दिसतात, ते धाग्यासारखे दिसतात, ह्यांचं कंडेन्सेशन होतं। कंडेन्सेशनचा अर्थ काय, हे जे तुम्हाला जे थ्रेड सारखे दिसतात ना, हे असे तुम्हाला बनताना दिसतील, हे असे तुम्हाला क्रोमोझोमच्या फॉर्ममध्ये बनताना दिसतील। ठीक आहे, यानी इनका कंडेन्स होणं मतलब काय माहिती आहे का, हे असे नाही का थ्रेड खूप सारे एकत्र येऊन असे कंडेन्स फॉर्ममध्ये तुम्हाला दिसतील। ठीक है, समझ लो कंडेंस फॉर्म का मतलब। ओके, अभी और एक चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर थोड़ा और आगे जाने से पहले। सी, जर हा तुमचा एक क्रोमोझोम है। ओके, हा तुमचा एक क्रोमोझोम है। ओके, इथं मध्ये काय प्रेझेंट आहे, हे जे मध्ये असतं याला आपण बोलतो सेंट्रोमियर। 9th मध्ये आपण स्टडी केलं, राईट। दिस इज युअर सेंट्रोमियर। आणि हे जे आहेत ना, हा बघा, हा वाला एक पार्ट, हा पूर्ण एका साइडचा आणि हा दूसऱ्या साइडचा। ओके, ये जो है ना दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ लो। ओके, सी, अभी बात करते हैं। देखो क्या बोला है, कंडेंसेशन ऑफ द थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। ये जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है ये कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में आते हैं। ओके, इसी फॉर्म में क्या होता है, दे अपीयर अलॉन्ग विद द सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड के साथ ऐसे वो लोग आके क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। उसके बाद सेंट्रीओल डुप्लीकेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल। अभी यहाँ पर ऐसा तुम्हारा एक सेंट्रीओल होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये जो सेंट्रीओल है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेंट्रीओल। ये डुप्लिकेट होगा, डुप्लिकेट होगा, डुप्लिकेट म्हणजे काय, डबल होतो। ठीक आहे, आणि याच्यामधला एक सेंट्रिओल इथं जातो। ठीक है, आणि एक इकडे जातो। आणि याच पॉइंटमध्ये यानी प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है,
ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये भी डीजनरेट होना चालू हो जाता है. डीजनरेट म्हणजे काय, गायब होना चालू हो जाता है. ओके, डीजनरेट्स, स्टार्ट डीजनरेटिंग, स्टार्ट्स डीजनरेटिंग. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियोलस भी दोनों भी डीजनरेट होना स्टार्ट होते हैं. समझ में आया? अब मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाए. जस्ट अ सेकेंड. ओके, बघा हा कोणाचा डायग्राम आहे तुमचा, माइटोसिस. माइटोसिस का मतलब मैंने अभी क्या बोला, इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन, राइट. यहाँ पर सबसे पहले हो रही है तुम्हारी प्रोफेज. ये क्या है तुम्हारी प्रोफेज. प्रोफेज के बारे में मैंने अभी क्या बताया, ते बघा तुम्हाला दिसतंय, हे दिसतात ते कसे दिसतात ते, थ्रेड लाईक क्रोमोझोम. थ्रेड लाईक, ॲक्च्युली आपण हायर लेवलला तुम्ही गेल्यावर तुम्हाला कळेल, ह्याला आपण क्रोमोझोम नाही क्रोमॅटिन फायबर बोलतो. काय बोलतो? क्रोमॅटिन फायबर. क्रोमॅटिन फायबर. हे क्रोमॅटिन फायबर जेव्हा कंडेन्स होतात ना, हे काय होणार, कंडेन्स. आणि कंडेन्स होऊन हे काय बनवणार आहे तुमचं, क्रोमोझोम. क्रोमोझोम. समजलं? हे जे आहे, हे जे दिसते तुम्हाला, हा काय आहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक आहे. इथंच तुमचा कोण अजून एक प्रेझेंट असतो. हु इज दिस? दिस इज योर न्यूक्लियोलस. ठीक है. और ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन है, सेंट्रिओल. सेंट्रिओल. या सेंट्रिओल मधला एक सेंट्रल उठणार आणि तो इथं येऊन सेटल होणार. समजलं? फर्स्ट स्टेप मध्ये काय होणार आहे, कंडेन्सेशन होणार आहे. समजलं? ओके. सी, ये था तुम्हारा प्रोफेज. ओके, अब ये प्रोफेज देखो, ये वाला जो प्रोफेज आहे ना, ॲक्च्युली तुम्ही अजून हायर क्लासेसमध्ये गेल्यावर तुम्हाला समजेल, इथंच दोन पार्ट्स असतात. म्हणजे हा कंडेन्स झाला आणि हे असे तुमच्या क्रोमोझोम्स फॉर्म झाले. ओके, प्रोफेज का ही एक लेट प्रोफेज एंड अर्ली प्रोफेज ऐसा होता है. ठीक है, हे दोन्ही पण प्रोफेजेस असतात. उसके बाद आता है तुम्हारा मेटाफेज. क्या आता है, मेटाफेज. हा कोणता फेज असतो, मेटाफेज. मी तुम्हाला डायग्राम एक्सप्लेन करते आधी, मग आपण त्या एक्सप्लेनेशनवरती जाऊ. सी, मेटाफेजमध्ये काय होतं, तुमच्या या सगळ्या ज्या क्रोमोझोम्स तुमच्या बनलेत इथं इन दिस प्रोफेज, ये सगळ्या अशा स्ट्रेट एका लाइनवरती येतात. ओके, ये दिखाई दे रहा है तुमको स्ट्रेट. ये जो स्ट्रेट जहाँ पर आए हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट. क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट. मतलब आपके ये जो भी क्रोमोसोम्स है ये लोग मेटाफेजिक प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, अरेंज. ओके, फर्स्ट थिंग. ओके, प्रो मेटाफेज में जो आपके क्रोमोसोम्स है वो लोग मेटाफेजिक प्लेट में आके अरेंज हो जाते हैं. सेकेंड थिंग, ये जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर, ये एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है. ओके, एक प्रोटीन बनाता है और उससे फिर ये आपकी ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, सॉरी नॉट, एक मिनिट, जस्ट अ सेकंड. इथं हे सेंट्रिओल आहे, सॉरी, हे काय तुमचे सेंट्रिओल. हे सेंट्रिओलने काय केलं, सेंट्रिओलने एक प्रोटीन बनवलं आणि त्या प्रोटीनमधून कसले फायबर निघाले, स्पिंडल फायबर्स. कोणते फायबर्स, स्पिंडल फायबर्स. हे जे तुम्हाला दिसतात दिस इज नथिंग बट युअर स्पिंडल फायबर्स. हे स्पिंडल फायबर्स जातात आणि तुमच्या क्रोमोझोमच्या सेंट्रोमियरला जाऊन अटॅच होतात. कुणाला, क्रोमोझोमच्या सेंट्रोमियरला. सेंट्रोमियर, यू कैन ऑब्जर्व योर, सी, ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन है, उसका सेंट्रोमियर. अब यहाँ पर आप देखोगे जब, तर हे इथून येतात आणि या सेंट्रोमियरला अटॅच होतात. हा पण इथून येतो, सेंट्रोमियरला अटॅच होतात. म्हणजे मी तुम्हाला ना एक माझा डायग्राम ड्रॉ करून दाखवते. सी, ये अगर एक क्रोमोझोम है, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे होगा क्या, ऐसे ऐसे बरोबर इथून असे खाली ना ते अटॅच असतात आणि इथं वर. ह्याच्याने काय होणार आहे, पुढच्या अनाफेज मध्ये हा जो वरचा पार्ट आहे तो वरती खेचला जातो आणि हा जो खालचा पार्ट है तो खाली खींचला जातो. समझ में आया? ऊपर का पार्ट ऊपर पुल आउट हो जाता है, नीचे का पार्ट नीचे पुल आउट हो जाता है. आया समझ में? ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो. एनाफेज में क्या होता है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होके अपोजिट पोल्स में जाते हैं. कैसे पोल्स में जाते हैं, मूव टू द अपोजिट पोल. ओके, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है आपके, सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, क्या हो रहे हैं लोग, मूविंग टू द अपोजिट पोल्स, मूविंग टू अपोजिट पोल्स. समझ में आया? अभी अपोजिट पोल में आ गए और आपको दिख रहा होगा अभी तक तो पूरा जो सेल है वो सर्कल टाइप में आपको दिख रहा था. अभी यहाँ पर एक नॉच फॉर्म हुआ है. क्या फॉर्म हुआ है, नॉच. अभी तक आपको दिख रहा था कि सेल पूरा सर्कल फॉर्म में था, अभी आपको दिखाई दे रहा है एक नॉच फॉर्म हुआ है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉच,
हा जो पार्ट आहे ना तो थोडासा आतमध्ये दबला गेला है. ओके, वो जब आतमध्ये दब गया है ना तो फिर वो और प्रेस होगा. प्रेस होकर देखोगे तो यहाँ पर ये बीच में से ऐसा कट हो जाएगा. ये एक सेल मिल गया और ये एक सेल मिल गया. आपको समझ में आया? और ये दोनों के दोनों सेल में जो भी क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम है या फिर जो भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेम टू सेम होता है. इसी वजह से हम लोग मतलब सेम टू व्हाट, टू दिस पेरेंट. ये जो पेरेंट सेल है उसके जैसे ये डॉटर सेल्स भी कैसे होंगे, सेम टू सेम. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस. आया समझ में? होप सो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब मैं वापस से आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है वो समझाती हूँ, फिर हम लोग वापस से इस पर आएंगे. ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो मेटाफेज के बारे में लिखा है. देखो, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया. न्यूक्लियोलस भी कंप्लीटली डिसअपियर हो गया. क्रोमोसोम कंप्लीटली डिकंडेंस हो गया. अभी आपको ऐसे थ्रेड लाइक न दिखते हुए क्रोमोसोम के जैसे दिख रहे हैं. ठीक है, एंड आर क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद द सिस्टर क्रोमैटिड. यानी दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं. ओके, ऑल आर अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेट. इक्वेटोरियल प्लेट बोल सकते हो, मेटाफेजिक प्लेट भी बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, मतलब इक्वेटर पे अरेंज्ड है. स्पेशल फ्लेक्सिबल प्रोटीन फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ द सेंट्रियोल. वो जो आपके जो प्रोटीन बने हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर के हेल्प से आपका जो भी क्रोमोसोम है वो कहाँ पे अरेंज है, मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनाफेज. सेंट्रोमियर स्प्लिट. सेंट्रोमियर जो था वो दो टुकड़ों में बढ़ गया, ऊपर आधा चला जाता है, आधा नीचे. सो इसकी वजह से क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो लोग सेपरेट हो जाते हैं एंड पुल टू द अपोजिट डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फायबर्स अनाशे वर काय करतात, खेचून वर आणतात. समजलं? सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड इज नाउ नोन एज डॉटर क्रोमोसोम. जो सेपरेट हो गए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम. समझ में आया? सेट ऑफ द क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल्स. आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे आ गए. कळलं आहे ना फेज? होप्स होता डायग्राम मध्ये तुम्हाला नीट समजलं असेल. ठीक है, अब देखो ये आपका टीलोफेज. टीलोफेज ये आपका माइटोसिस का लास्ट स्टेज होता है. इसमें क्या होगा, देखो क्रोमोसोम सारे अपोजिट पोल में आ गए. अब वापस से ये ऐसे थे ना, अब वापस से तुम्ही इथं बघू शकता, हे आता फर्स्ट प्रोफेज मध्ये कसे होते, थ्रेड लाईक. थ्रेडने कंडेन्स केला आणि ते कसे बनले, क्रोमोसोम सारखे. टीलोफेज मध्ये येता येता हे क्रोमोसोम्स परत कसे बनून जातात, थ्रेड लाईक. समजलं? दे विल अगेन बिकम थ्रेड लाइक. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जाता है, न्यूक्लियोलस वापस से बन जाएगा. ओके, दो डॉटर न्यूक्लियर बने, हमने अभी देखा, एक नीचे था एक ऊपर था, राइट. एंड न्यूक्लियोलस ऑल्सो अगेन अपीयर. स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर. जो स्पिंडल फाइबर अभी बन के उनको खींच के लेके गए वो भी क्या हो गए, गायब. ठीक है, यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. और जैसे ही वो नॉच बनता है, नॉच बनना यानी दोनों सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना, सो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस यानी क्या, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, दो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं और दो सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल. क्या बोलते हैं, डॉटर सेल. अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट. नॉच अंदर अंदर जाता है और फिर दो सेल्स अलग अलग हमको मिल जाते हैं. अ सेल प्लेट. हम लोग अगर बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स के केस में सेल प्लेट बनता है और एनिमल सेल के केस में नॉच बनता है. ओके, दिस नॉच इज फॉर्म्ड इन दी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के केस में सेल प्लेट बनता है. इन द केस ऑफ प्लांट सेल. समझ में आया? ओके, सो यहाँ पर जैसे ये दो सेल डिवाइड हो गए, आपका साइटोकाइनेसिस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. एंड देयरफॉर आपका माइटोसिस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. होप सो आपको माइटोसिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. बात करते हैं अभी आपके मियोसिस के बारे में. मियोसिस वापस से बोलती हूँ, मियोसिस किस में होगा, इट विल अकर इन द जर्म सेल. जर्म सेल. ओके, मियोसिस का दूसरा नाम क्या है, रिडक्शनल डिवीजन. क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, अब मैं पहले क्या करती हूँ, आपको मियोसिस 1 एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मियोसिस 2 की बात करेंगे. मियोसिस 1, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा एंड क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम. मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम? सो अभी बात करते हैं हमारे मियोसिस के बारे में. जैसे कि मैंने आपको बताया, मियोसिस होता किसमें, इन दी जर्म सेल. ठीक है, मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज. मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. दिस इज योर मियोसिस 1.
जो आपका मियोसिस 1 है, इसमें रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम। मैम इसका मतलब क्या है, मैं आपको डायग्राम देखोगे आपको तुरंत समझ में आ जाए। ओके, फिर ये 2 इक्वल डिवाइड्स में ग्रुप होते हैं एंड 2 हैप्लॉइड क्रोमोसोम आर फॉर्म। मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड? सबसे पहले डिप्लॉइड और हैप्लॉइड समझो। मैंने जैसे कि बताया कि रिडक्शनल डिविजन, ये एक सेल है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2 है, 2n है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। जब ये मियोसिस 1 करेगा ये बन जाता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या, n। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, आधा, आधे को हम बोलेंगे हैप्लॉइड। समझ लो, जरा एग्जाम्पल नहीं तुम्हारा सांगितलं तो सिर्फ 46 असले की तो काय होणार आहे 23। समझ लो, ये आपका है मियोसिस 1। अब हम लोग मियोसिस 2 की बात करते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। जो जो चीजें माइटोसिस में हुई सिमिलर वैसी चीजें किसमें होने वाली, मियोसिस 2 में होने वाली। यानी मियोसिस 1 का जो रिजल्टेंट तुमको मिलेगा ना, उसमें वापस से क्या होता है, मियोसिस 2। आया समझ में? यहाँ पे 2 सेल्स फॉर्म होंगे मियोसिस 1 का, उसमें ही क्या होता है, मियोसिस 2। डिवाइड बाय सेपरेशन ऑफ द रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको रिजल्टेंट मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 मिलते हैं, फिर ये 2 आगे और डिवाइड होंगे ऐसे, फिर इससे क्या मिलेगा आपको, 4 सेल्स। और चारों के चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड। कैसे होंगे, हैप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन। समझ लो, देखो क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर। यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होगा, आपको पता है, जब एक प्रोजेनी बनती है, फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस होता है, राइट। सो मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद दोनों पेरेंट्स के जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज कब होगा, ये रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का जब प्रोसेस होता है तब वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिक्स होती है, तब वो कैरेक्टर्स मिक्स होता है। कैरेक्टर्स मिक्स होने के बाद इसीलिए जो भी प्रोजेनी है वो डिट्टो कॉपी पेरेंट्स की नहीं होती है, ना ही मदर का डिट्टो कॉपी होता है, ना ही फादर का डिट्टो कॉपी होता है। हम लोग कैरेक्टर्स को लेके आते हैं, राइट। ओके, सी एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ द मियोसिस, याद क्या रखना है, 4 सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब मैं डायग्राम दिखाती हूँ, हम लोग डायग्राम के ऊपर से पूरा मियोसिस कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर एंड करें, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करें मियोसिस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मियोसिस, मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होगा किसमें, जर्म सेल्स में। दोबारा बता रही हूँ, जर्म सेल में, ठीक है। इतना बघा, हा एक क्रोमोसोम है, ऐसे समझो ये मदर का है क्रोमोसोम, ओके, एंड दिस क्रोमोसोम इज फ्रॉम द फादर। दिस क्रोमोसोम इज फ्रॉम द फादर, राइट, फादर क्रोमोसोम। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये दोनों क्रोमोसोम्स से आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये लोग जब डिवाइड करेंगे सो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे ब्रेक हो गए, दिखाई दे रहा है, ये उसके अपने सिस्टर क्रोमैटिड से क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। ये होता है आपका मियोसिस, ठीक है। अभी इसको हम और अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली ये डायग्राम इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको दूसरा डायग्राम बताते हैं। ये डायग्राम देखो, मियो हम लोग देखेंगे मियोसिस। मियोसिस के बारे में भी मैंने बताया, उसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ओके। एंड इट इज परफॉर्म इन दी जर्म सेल। अगर आप देखोगे ये आपका क्या है, एक सेल है, होप सो इट इज विजिबल, नॉट दैट ब्लर, राइट। ओके, ये क्या है आपका एक सेल, ओके। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। जब ये मियोसिस 1 कर रहा है, ड्यूरिंग मियोसिस 1, मियोसिस 1, मैंने आपको वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, ओके। नेक्स्ट थिंग मैंने बोला था क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखोगे अगर ये एक सेल है, सॉरी ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, इनके बीच में होती है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से सेटल होते हैं। जस्ट सेकंड, आई विल शो यू, सी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेटल होते हैं, ठीक है। और सेटल होने के बाद इन दोनों में इंफॉर्मेशन चेंज होती है, एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज होने के बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिखाई दे रहा है, देखो ये एक दूसरे के ऊपर आगे सेटल हो गए, फिर ये आपको दिखेगा, देखो रेड वाले में एक ब्लू पार्ट दिख रहा है, ब्लू वाले में एक रेड पार्ट दिख रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन हुई है, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ये रेड वाले में ब्लू आया है, यानी रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। फिर उसमें वापस से जो आपका मियोसिस 1 है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखो आपको दिखेगा वो प्रोफेज 1 कर रहा है, मेटाफेज 1 कर रहा है, टीलोफेज 1 कर रहा है, और फिर सेम वैसे ही ये मेटाफेजिक प्लेट पे आगे दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके बाद ये दोनों अपोजिट पोल्स में जब खींच रहे हैं, अपोजिट पोल्स में जब आप उसको खींचोगे तो वो कौन सा फेज होता है,
एनाफेज. ठीक आहे. आणि शेवटला बघा, या एका सेलमधून किती सेल्स फॉर्म झाले 2 और ये एक सेल से बने 2, यानी ये वाला कौन सा फेज है, टीलोफेज. एंड दैट इज सी. यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, नॉच बन रहा है. यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब दिस इज सिमिलर टू माइटोसिस, सिमिलर टू माइटोसिस. ठीक है. और एंड में आपको दिखेगा ये एक सेल से कितने सेल्स बने, 4. और ये 4 के 4 सेल्स कैसे, हैप्लॉइड. ओके. एन 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 एन, ये कितना था, 2n. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिविजन. ठीक है. होप सो आपको माइटोसिस मियोसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इन दोनों के ऊपर, माइटोसिस मियोसिस, इनका डिफरेंस एग्जाम के लिए करके जाओ. बाकी अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ माइटोसिस आपके बुक में डिटेल में दिया है, तो माइटोसिस को अच्छे से करके जाओ. मियोसिस डिटेल में नहीं दिया हुआ है, सो उसके क्वेश्चन आने के चांसेस कम है. आप माइटोसिस अच्छे से करके जाओ. ठीक है. होप सो आपको पूरा चैप्टर बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको चैप्टर पसंद आता है, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कमेंट करके ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा. ओके. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. अप टिल देन बाय एवरीवन. थैंक यू वेरी मच.